Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of efficiency of Carnot engine. As you know guys, in previous class we have started the topic of Carnot engine and we have discussed the all four process of Carnot cycle: isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal contraction, adiabatic contraction, and we have also discussed the graphical representation of Carnot engine. All right, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्नोट साइकिल। तो आज की क्लास में हम बेटे कार्नोट इंजन जो है इसका टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। कार्नोट इंजन में हमारे पास जो है एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन अगर हो, उसकी एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं पेपर में कार्नोट इंजन से रिलेटेड, और हमें उनकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करनी होती है, हमें जो है वो टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करना होता है, लो बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, मतलब कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर अगर फाइंड करना हो, हॉट बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करना हो, किस तरह से हम फाइंड करेंगे, या वर्क गिवन हो, एनर्जी आपको फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो आज की क्लास में हम सारी चीजें सीखेंगे। तो आज की क्लास में बेटे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। अगर हम सिर्फ एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी मतलब किसी भी मशीन की, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी फाइंड की बात करते हैं तो एफिशिएंसी मींस द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है, मतलब उसको हम कितना सिस्टम को वर्क दे रहे हैं करने के लिए और सिस्टम कितना वर्क कर रहा है, तो इनका जो रेशियो है इनपुट और आउटपुट का, ये रेशियो बेसिकली एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, कि एफिशिएंसी के भाई कितना हम सिस्टम को एनर्जी जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, उससे सिस्टम कितना वर्क कर रहा है, कितने जूल ऑफ वर्क जो है वो सिस्टम कर रहा है, तो उससे जो है वो हमें एफिशिएंसी पता लग जाएगी कि इसमें लॉस कितना हो रहा है, मशीन एफिशिएंट कितनी है। ठीक है, अच्छा, अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करते हैं तो किसी भी आइडियल मशीन की एफिशिएंसी होती है 100%, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और आपने पता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर हम कोई भी हीट जो है सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम को तो कंप्लीट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे ट्रांसफर नहीं होती, कुछ ना कुछ वर्क होता है। ठीक है, और वो जो वर्क हो रहा होता है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिकल वर्क। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की, तो बेटा सिंपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का सिंबल तो आपको पता होता है, ठीक है, पता होना चाहिए कि सिंबल ऑफ एफिशिएंसी यहाँ पे क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे बेटा, हैंड डाल दिएगा सिंबल की, ठीक है, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। अगर सिंबल ऑफ एफिशिएंसी की बात करें तो बेटा एफिशिएंसी का सिंबल होता है ये, इसको क्या कहते हैं, ईटा। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ सिंबल, ठीक है, सिंबल का जो वो है, सॉरी, एफिशिएंसी का जो सिंबल है, सॉरी, तो वो आपके पास यहाँ पे क्या है, ईटा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा एफिशिएंसी के सिंबल की, तो सिंबल आपको मैंने यहाँ पे बता दिया ईटा। ठीक है, ये सिंबल है एफिशिएंसी का, जो आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट और इनपुट का रेशियो क्या कहलाता है बेटा? एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन यहाँ पे आप जो है वो ड्राइव करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे एफिशिएंसी का। और फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का, सिंपल एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, एंड एफिशिएंसी ऑलवेज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज। ठीक है, एफिशिएंसी हमेशा जो है वो परसेंटेज में जो है वो कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हम क्या करते हैं, आउटपुट और इनपुट का जो भी रेशियो होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफिशिएंसी आपके पास जो है वो परसेंटेज में आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब एफिशिएंसी का आपने फॉर्मूला आपने लिख दिया, लेकिन ये सिंपल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो, ठीक है, एफिशिएंसी कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी हमने फॉर्मूला बना दिया। अब यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनाए कार्नोट इंजन का, मतलब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनाए, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि भाई आपको कार्नोट इंजन का आउटपुट और कार्नोट इंजन का इनपुट पता हो। इनपुट और आउटपुट की जगह उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेटे कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर आपको याद हो पूरा कार्नोट साइकिल जो हमने पढ़ी, कार्नोट इंजन का टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, तो उसके अंदर आउटपुट और इनपुट जो है वो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग किया था। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे जो है बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कार्नोट साइकिल। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कार्नोट साइकिल, जो इनपुट है वो किसके बराबर है और आउटपुट किसके बराबर है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि भाई जो इनपुट है
वो बराबर है Q1 के। इनपुट किसके बराबर है बेटा? Q1 के। कैसे पता चला? कि अगर आप लोगों को याद हो तो सिस्टम को जो हीट हमने ट्रांसफर की थी प्रोसेस नंबर 1 में, ठीक है, प्रोसेस नंबर 1 में आपके पास जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का जो प्रोसेस था उसमें नीचे आपके पास रखा हुआ था हीट रिजर्वायर, और हीट रिजर्वायर से जो है वो आपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की और जिसको आपने नाम दिया था Q1। तो मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को हम सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है? Q1। और जो अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वर्क करने के लिए, ठीक है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम यहाँ पे Q1, और वो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? इनपुट। और फिर आपने क्या करा कि हीट सप्लाई करने की वजह से पिस्टन मूव करते हुए ऊपर गई, फिर आपने प्रेशर को जो है वो क्या करा? मजीद रिड्यूस किया, पिस्टन मूव करते हुए मजीद ऊपर गई, फिर प्रेशर को बढ़ाया, पिस्टन मूव करते हुए नीचे आई। तो तीसरे प्रोसेस में, अगर थर्ड प्रोसेस आपको याद हो आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन का, उसमें आपने प्रेशर बढ़ाया तो पिस्टन मूव करते हुए नीचे आई, और जो एक्सेस जो भी वर्क हो रहा है, पिस्टन मूव करते ऊपर जा रही है, फिर मूव करते हुए नीचे आ रही है, तो हीट के सप्लाई करने से पिस्टन मूव कर रही है और प्रेशर को बढ़ाने से पिस्टन मूव करते हुए नीचे आ रही है। तो पिस्टन की मूवमेंट से क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है, वर्क डन, ठीक है। तो जो भी आपने हीट सप्लाई की उससे सिस्टम में कुछ ना कुछ वर्क हुआ, और बाकी रिक्वायर्ड अमाउंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम ने रिजेक्ट की, और रिजेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट को आपने Q1 का नाम दिया, और वो किसने एब्जॉर्ब कर ली? तो बेटा फाइनल स्टेट अगर आप लोगों को याद हो आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की, तो आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में जो फाइनल स्टेट थी उसमें नीचे रखा हुआ था आपने हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर, और सिस्टम की जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है वो किसने एब्जॉर्ब कर ली थी? हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर ने, जिसको आपने यहाँ पे नाम दिया था Q2 का, सही है। तो बेटा अगर आपको सिस्टम का वर्क आपको फाइंड करना हो तो वर्क डन के लिए, मतलब सिस्टम ने जो भी वर्क आपको करके दिया जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? आउटपुट। तो आउटपुट के लिए हम क्या बात करेंगे? आउटपुट का मतलब सिस्टम से जो भी वर्क हो, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन बाय द सिस्टम अगर आपने फाइंड करना है तो वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए क्या करते हैं? Q1 में से Q2 को माइनस कर देते हैं। जब Q1 में से Q2 को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है बेटा? वर्क डन मिल जाता है। अगर आपको इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो, मतलब लेक्चर नंबर 11.23, ठीक है, तो लेक्चर नंबर 11.23 मतलब कार्नोट इंजन से पहले वाला जो लेक्चर हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया, ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में हमने पढ़ा, पूरा एक हीट इंजन बनाया कि भाई हॉट बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, हॉट बॉडी से जो हीट एनर्जी निकल रही है वो क्या है? आपके पास Q1, ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, और फिर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपके पास जो बच गई है, ठीक है, जो आपके पास हीट बच गई है, हॉट बॉडी से कुछ ना कुछ हीट एनर्जी रिलीज हुई और वर्क हुआ, और बाकी जो अमाउंट ऑफ हीट बच गई वो कहाँ चली गई? कोल्ड बॉडी में। और कोल्ड बॉडी जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम क्या कहते थे? Q2। तो अब वर्क जो भी हुआ, वर्क फाइंड करना है, तो वर्क फाइंड करने के लिए क्या करते थे कि जो आपने हीट सप्लाई की और जो हीट बच गई है, तो Q1 जो आपने हीट एनर्जी सप्लाई की, और Q2 जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब जो बच गई है कोल्ड बॉडी ने उसको अपने एब्जॉर्ब की है, सिस्टम ने उसको रिजेक्ट कर दिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है जिसको आपने Q2 का नाम दिया, तो Q1 में से Q2 को माइनस करेंगे तो आपके पास वो अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी जिससे क्या हुआ? वर्क हुआ है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम पहले, मतलब वर्क का ये रिलेशन W = Q1 माइनस Q2, मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक के अंदर भी वहां पे बना चुके हैं, क्योंकि इंजन का ही बात हो रही है कि भाई वहां पे, यहाँ पे भी वही कंडीशन है जो वहाँ पे कंडीशन थी कि भाई हीट जो आप सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को Q1 है, सिस्टम जो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है वो Q2 है, दोनों के डिफरेंस से आपको वर्क मिल जाएगा। अब ये जो आपने इनपुट की वैल्यू और आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, इसको यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले में पुट करेंगे और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब सिस्टम में अगर फॉर्मूले में अगर वैल्यू को पुट करें तो अब जरा देखिएगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। इन आउटपुट की जगह क्या आ जाएगा बेटा? W, और इनपुट की जगह क्या आ जाएगा? Q1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज। तो बेटा एक फॉर्मूला तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का एक फॉर्मूला आ गया W/Q1 × 100, ठीक है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला हमने बना लिया W/Q1 × 100। W क्या आपके पास? वर्क डन, आउटपुट क्या है? W, और इनपुट क्या है बेटा? Q1 के। इनपुट जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से सिस्टम वर्क करेगा वो Q1 है, ठीक है, और जो भी वर्क डन सिस्टम कर रहा है वो क्या है? आउटपुट, जिसको आपने W का नाम दिया, तो W/Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला। इसको मजीद ड्राइव करेंगे क्योंकि आपको पता है W बराबर है Q1 माइनस Q2 के, तो यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि भाई W एक्चुअली बराबर है Q1 माइनस Q2 के, तो जहाँ W आ रहा है वहाँ पे Q1 माइनस Q2 पुट कर देंगे,
ठीक है बेटा, तो एफिशिएंसी का सिंबल ईटा, ठीक है। तो जहाँ W आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, Q1 माइनस Q2, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में पहले से क्या है बेटा, Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आपने देखा फॉर्मूला आपने क्या बनाया कि W की जगह वर्क डन की जगह वर्क डन की वैल्यू Q1 माइनस Q2 पुट कर दी, और Q1 नीचे बेटा डिनोमिनेटर में एज इट इज रहा। अब यहाँ पे ये जो Q1 है ये डिवाइड हो रहा है Q1 माइनस Q2 से, तो इस LCM को ब्रेक, मतलब यहाँ पे LCM लिया हुआ है समझ लें, LCM को ब्रेक कर देंगे, Q1 दोनों से डिवाइड हो रहा है, अलग अलग करके डिवाइड करा देंगे। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप देखिएगा क्या बन जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल्स टू इस Q1 को Q1 से अलग डिवाइड कराएंगे, और ये Q2 से Q1 अलग डिवाइड होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में बेटा Q1 से Q1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वैल्यू, Q1 से Q1 कैंसिल, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे बच गया बेटा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना लिया, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास आ गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं, ये तो आपको बता दिया कि भाई सिस्टम की जो हीट है, ठीक है, अगर आपको हीट गिवन हो कि भाई इतनी हीट सप्लाई कर रहे हैं और उससे ये वर्क हो रहा है, तो आप उसकी एफिशिएंसी, सिस्टम की एफिशिएंसी फाइंड करें, इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करें, उसका फॉर्मूला आपने बना लिया। लेकिन अगर यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि भाई इनिशियल टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का बता दिया कि ये है, और फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर ये था, अब ये बताएं कितना वर्क हुआ है और वर्क की उस एफिशिएंसी क्या है। तो अब फिर अगर आपको इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करनी हो तो फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो एफिशिएंसी का हम फॉर्मूला बनाएंगे। आपको अगर आइडिया हो तो मैंने जो हीट इंजन के अंदर बताया था कि भाई हॉट बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो है वो Q1, और हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, T1। इसी तरह कोल्ड बॉडी जो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर रही है उसको हम कहते हैं Q2, ठीक है, और उसका टेम्परेचर होता है क्या बेटा, T2। मतलब ये हुआ, ये बात न्यूमेरिकल के लिए भी अपने पास नोट करके लिख लिएगा, नोट कर लिएगा, ठीक है, कि भाई जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, हॉट बॉडी के टेम्परेचर को T1 और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और बताया था वहां पे, अगर आपको याद हो बेटा, कहाँ पे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक हमने पढ़ा था लेक्चर 11.23 जो है, ठीक है, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 23 जो है उसके अंदर, मतलब इससे पहले हमने कार्नोट इंजन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया। तो कार्नोट इंजन से पहले हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन और हीट पंप का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां पे बताया था कि भाई जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर उसको हम T1, कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को T2, और T1 ऑलवेज ग्रेटर देन T2 होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल के लिए चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है एक और चीज़ न्यूमेरिकल के लिए जब ये लिख रहे हैं तो एक और चीज़ भी लिख लीजिएगा कि भाई ये जो Q1 है, ठीक है, ये Q1 जो है ये क्या है, इनपुट, मतलब जो आप सिस्टम को हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जो आप सिस्टम को हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जिससे वो वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब जो है वो Q1 है, और Q2 है जो सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो है जो कोल्ड बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। तो सिस्टम जो है अपने अंदर से जो हीट एनर्जी रिजेक्ट कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो है जो सिस्टम अपने अंदर से रिलीज कर रहा है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q1 जो है जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और Q2 जो सिस्टम अपने अंदर से हीट एनर्जी वर्क डन के बाद रिजेक्ट कर रहा है कि भाई ये एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है, जो मुझे काम करना था मैंने कर लिया, अब ये एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है, मुझे नहीं चाहिए, जो सिस्टम रिजेक्ट करेगा उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या नाम दे देंगे बेटा, Q2, और सिस्टम जो एब्जॉर्ब कर रहा है उस अमाउंट ऑफ हीट को Q1 का नाम देंगे। तो ये MCQs के लिए वर्डिंग याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हीट एब्जॉर्ब यहाँ लिखा होगा, इसका मतलब क्या है, वो Q1, और सिस्टम जो हीट एनर्जी रिजेक्ट करेगा, हीट एनर्जी रिजेक्ट बाय द सिस्टम, रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, उसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे Q2 का, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब, ठीक है,
सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो कहाँ से करता है, एक्चुअली हॉट बॉडी से करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर और हॉट बॉडी की हीट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉट बॉडी के टेम्परेचर को T1 और हॉट बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज़ होगी सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम की तरफ जाएगी, हॉट बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज़ होगी सिस्टम उसको अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को Q1, हीट इंजन के अंदर मैंने बता चुका हूँ कि हॉट बॉडी की जो हीट है उसको हम, जो हॉट बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है सिस्टम के अंदर जा रही है उसको हम कहते हैं Q1 और उसके टेम्परेचर को हम T1। इसी तरह कोल्ड बॉडी जो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर रही है, सही है, जो सिस्टम की एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है, सिस्टम ने जो हीट एनर्जी रिजेक्ट कर दी है, कोल्ड बॉडी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, उसको हम कहते हैं Q2। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर T2, ठीक है, और ये कोल्ड बॉडी सिस्टम से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करी है उसको, उसकी हीट को आप यहाँ पे Q2 का नाम देते हैं, ठीक है। तो आपने न्यूमेरिकली कंडीशंस याद रखनी है कि भाई हॉट बॉडी के टेम्परेचर को T1, कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को T2, अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम तो वो Q1 है, हीट रिजेक्ट कर रहा है तो वो क्या है, Q2 है, ठीक है। अच्छा, तो ये हम एफिशिएंसी पे वापस आते हैं। एफिशिएंसी की हम बात कर रहे थे कि अगर इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करनी हो तो आपके पास सिस्टम को जो भी जो है आपके पास गिवन हो, एनर्जी गिवन हो, क्या इतनी हीट एनर्जी जो है वो सप्लाई की सिस्टम को, इतना उसने वर्क किया, तो आप सिस्टम की वो बता दें एफिशिएंसी कितनी है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि चलें ये तो हीट एनर्जी के अकॉर्डिंग बात हो रही है, लेकिन कंडीशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर आपको एफिशिएंसी फाइंड करनी हुई तो अब यहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बताएंगे कि भाई जैसे यहाँ पे Q2/Q1 का रेशियो है ना, ये बराबर हो जाएगा किसके, T2/T1, क्योंकि Q2 जो है वो कोल्ड बॉडी जो अपने अंदर हीट जो है एब्जॉर्ब कर रही है उसके टेम्परेचर को T2 कहते हैं, ठीक है। ये देखें कोल्ड बॉडी जो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, कोल्ड बॉडी जो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, सॉरी, कोल्ड बॉडी जो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करेगी, सिस्टम से जो हीट रिजेक्ट हो रही है कोल्ड बॉडी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, Q2, और उसके टेम्परेचर को यहाँ पे हम नाम देते हैं T2। और हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर वो T1 है, और हॉट बॉडी जो सिस्टम की तरफ हीट एनर्जी रिलीज़ कर रही है, हॉट बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अगर सिस्टम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, उसको हम Q1, मतलब Q2 अगर है तो उसके टेम्परेचर को हम यहाँ पे T2, और Q1 हॉट बॉडी का टेम्परेचर, और हॉट बॉडी से जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है वो Q1 है, और उसके टेम्परेचर को यहाँ पे हम T1 का नाम देंगे। मतलब Q2/Q1 का रेशियो किसके बराबर है बेटा, T2/T1। अगर हीट की बात होगी तो Q2/Q1, और अगर टेम्परेचर की बात हो रही होगी तो T2/T1। बस Q2/Q1 की जगह बस यहाँ पे टेम्परेचर T2/T1 पुट कर देंगे, तो हीट से फॉर्मूला जो है वो किसमें, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। सही भाई, तो ये आपके पास एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। इन टर्म्स ऑफ हीट की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आपके पास इनपुट और आउटपुट गिवन होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, और आपके पास जो है हीट सप्लाइड अगर आपके पास गिवन होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आके हमने एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिस्कस कर ली, उसके हमने जो है वो कुछ फार्मूलाज यहाँ पे बना लिए जो कि न्यूमेरिकल्स में हमारे पास यूज़ होंगे, ठीक है। एक आप फार्मूला देख सकते हैं, ये फार्मूला एक यूज़ होगा, ठीक है। एक फार्मूला आपके पास ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, और एक ये फार्मूला यूज़ होगा। ये तीन फार्मूलाज जो हैं वो हमारे पास न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे, ठीक है। पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं, आपकी बुक में भी इसके न्यूमेरिकल्स गिवन है। तो यहाँ तक आके जो है बस यहाँ पे कार्नोट इंजन का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, तो बुक ज़रा जल्दी से ओपन कर लें, पेज नंबर 39, न्यूमेरिकल नंबर 11.9, ठीक है। तीन हमारे लास्ट के न्यूमेरिकल रह गए इस चैप्टर के, तो 11.9, 11.10 और 11.11 हम आज की क्लास में इसको करेंगे, और ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है बेटे। तो आते हैं, बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 39, सही है, और न्यूमेरिकल नंबर बेटा 11.9 ज़रा देख लीजिएगा। 11.9 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल
and has efficiency of 20% and has efficiency of 20% for each cycle operation. For each cycle of operation, पार्ट ए में कह रहे हैं हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड. ठीक है, तो इस स्टार्टिंग से दोबारा मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख लीजिएगा कि एक हीट इंजन है जो कि परफॉर्म कर रहा है वर्क कितना 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल एंड हैज अ एफिशिएंसी ऑफ 20%. एक इंजन है, हीट इंजन है, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी दे दी है 20% और जो वर्क परफॉर्म कर रहा है 200 जूल. तो एक इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 20% है, ठीक है, और वो कितना वर्क कर रहा है 200 जूल. अब वो क्या बोल रहा है आगे पार्ट ए में, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब एंड हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड. मतलब सिस्टम जो वर्क कर रहा है 200 जूल का, तो उसने कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है हॉट बॉडी से, ठीक है, और वर्क करने के बाद उसकी एफिशिएंसी 20% है. ठीक है, इंजन की एफिशिएंसी 20% है, उसने वर्क किया 200 जूल का, तो कितनी हीट एनर्जी एक्सपेल्ड की है. तो यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, जो हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, सिस्टम ने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है हॉट बॉडी से, मतलब Q1, ठीक है, और कितनी हीट एनर्जी उसने वर्क डन के बाद एक्सपेल की है, कितनी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज की है, कितनी हीट एनर्जी रिजेक्ट की है, मतलब आपने यहाँ पे Q2. तो Q1 और Q2 यहाँ पे ये दो चीज़ें आपने यहाँ पे फाइंड करनी है. तो सिंपल सा आसान सा न्यूमेरिकल है, Q1 और Q2 यहाँ पे आपने फाइंड करना है. तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ. 11.9 पेज नंबर है बेटे आपके पास 39. ठीक है, बनाएंगे हम इसका डाटा. देख लिएगा कि भाई सबसे पहले वो कह रहा है कि भाई जो भी हीट इंजन है और वो वर्क जो परफॉर्म कर रहा है, वो कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है बेटा 200 जूल का, और इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 20% है. अब ये बता दें इंजन जो है वो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है हॉट बॉडी से Q1, और कितनी हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, मतलब Q2 यहाँ पे आपने फाइंड करना है. तो Q1 फाइंड करना है और बेटा Q2 फाइंड करना है. चलते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ. ठीक है, डाटा आपने देख लिया, सॉल्यूशन की बेटे हिंट डाल दिएगा. सॉल्यूशन के हिंट डालने के बाद जो फाइंड करना है हमने वो लिख देंगे. सबसे पहले क्या फाइंड करना है भाई, Q1 फाइंड करना है. ठीक है, Q1 फाइंड करना है, तो आप जरा देख सकते हैं आपके पास वर्क डन गिवन है, एफिशिएंसी 20% गिवन है, Q1 फाइंड करना है. तो आपके पास तीन फार्मूलाज हैं एफिशिएंसी के. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, डाटा आप देख सकते हैं, वर्क गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है और Q1 आपने फाइंड करना है. तो आपके पास ये जो फर्स्ट फार्मूला आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर एफिशिएंसी जो है वो आ रही है, वर्क डन है और Q1 यहाँ पे इस फार्मूले में है, तो इसका मतलब जो है वो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे. और फर्स्ट फार्मूला बेटा कौन सा है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि वर्क डन को Q1 से जो है वो डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी. लेकिन एफिशिएंसी तो फाइंड नहीं करनी ना, अब आपने फार्मूला तो एफिशिएंसी का यही वाला यूज करना है, लेकिन आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, Q1 फाइंड करना है. और Q1 कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्म में बस वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास Q1 आ जाएगा. कैसे करेंगे जरा देख लीजिएगा. वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करें, एफिशिएंसी आपके पास कितनी है बेटा 20 है. ठीक है, और वर्क डन आपके पास कितना है 200 जूल, और Q1 जो है वो आपने करना है फाइंड. तो Q1 रहेगा बेटा एज इट इज. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100. सही है, आपने बस वैल्यूज पुट की. एफिशिएंसी आपके पास कितनी है बेटा 20. ठीक है, वर्क डन आपके पास क्या है 200, और Q1 आपके पास एज इट इज रहेगा, फाइंड करना है 100 एज इट इज आ गया. बस यहाँ पे अरेंज करना है, जरा देख लीजिएगा कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, Q1 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. तो Q1 को ऊपर 20 को नीचे ले आएंगे, तो Q1 इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100. सही भाई, तो आपने क्या करा कि Q1 फाइंड करना था, 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है, Q1 ऊपर आ जाएगा, और इनको हम सॉल्व कर लेंगे, आपके पास जो है वो Q1 की वैल्यू आ जाएगी. सही है, क्या करना है हमें, 200 को 20 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 10. 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें
तो Q1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 10 को 100 से 1000 जूल। सही भाई। तो आपने देखा बेटा कि Q1 आपने जो है वो 1000 जूल फाइंड कर लिया, Q1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1000 जूल। कैसे, ये आपने देख लिया कि Q1 बराबर है किसके 200/20 मल्टीप्लाई बाय 100 के। इसको हमने सॉल्व कैसे किया कि 200 को 20 से डिवाइड किया, ठीक है। इसको सिंपल कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। 200 को 20 से डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 10। 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 जूल जो है वो Q1 का आंसर आ गया। Q1 फाइंड कर लिया, अब आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, Q2 फाइंड करना था, जो फाइंड करना था यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, फॉर Q2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब Q2 फाइंड करना है तो बेटा Q2 के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो वर्क का फॉर्मूला है, ये जो वर्क का रिलेशन है, वर्क इक्वल टू Q1 माइनस Q2। क्योंकि आपके पास बेटा देखें वर्क डन भी गिवन है, Q1 आपने फाइंड कर लिया, Q2 इजीली आ जाएगा। वर्क डन गिवन है, Q1 आपने फाइंड कर लिया, Q2 इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे कोई एफिशिएंसी का नहीं, सिंपल वर्क डन का, Q1 माइनस Q2। इससे अगर आपको Q2 का फॉर्मूला बनाना है तो Q2 नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव, वर्क डन उधर जाके नेगेटिव, मतलब Q2 बराबर हो जाएगा Q1 माइनस वर्क डन के। सही है, आपने Q2 फाइंड करना है, Q2 नेगेटिव, इधर आके पॉजिटिव, वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव और दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यूज पुट करें, माइनस करें, Q2 आ जाएगा। Q1 की वैल्यू आप Q1 की जगह पुट कर देंगे 1000, ठीक है, और वर्क डन आपके पास कितना है 200। Q1 की जगह Q1 जो फाइंड किया था 1000 और वर्क डन आपके पास क्या है बेटा 200, पुट कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएं तो Q2 आ जाएगा और Q2 की वैल्यू आ गई आपके पास 800 जूल। तो यहां तक आके ये न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। आपने देखा न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा था कि एक इंजन है जिसकी एफिशिएंसी बेटा 20% है, ठीक है, और वो वर्क कर रहा है 200 जूल, तो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वर्क डन के बाद कितनी हीट एनर्जी वो एक्सपेल करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो आपने देखा वो इंजन जो है वो 1000 जूल ऑफ हीट एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करेगा और अगर उसकी एफिशिएंसी 20% है तो वो 200 जूल का वर्क करेगा और वर्क करने के बाद जो अमाउंट ऑफ हीट है वो रिजेक्ट करेगा। वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट है, वो 800 जूल की। तो यहाँ तक आके न्यूमेरिकल 11.9 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जल्दी से इसको करें कॉपी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा आपके पास 11.10, ठीक है भाई। इसको कॉपी कर लें, फिर 11.10 हम अच्छा बेटा, तो 11.10 की हेडिंग डाल देनी है। 11.10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 39 पे। 11.10 ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को 11.9 में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, कॉपी कर लिया। चलते हैं 11.10 की तरफ। तो 11.10 ज़रा देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 2 रेजर्वॉयर at a temperature of 25 degree centigrade and 300 degree centigrade. What is the maximum efficiency for this engine? ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पे आप फाइंड करके बताएं कि एक हीट इंजन है, ठीक है, जो कि 2 टेम्परेचर यहाँ पे उसने बता दिया क्योंकि 2 टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है। एक टेम्परेचर उसका है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो बोल रहा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो फाइंड करें। अच्छा, तो जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता है वो जो है वो कौन सा है, वो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है जिसको हम T2 कहते हैं, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर है जिसको हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे 2 टेम्परेचर दे दिए एक रिजर्वायर के, ठीक है, एक हीट इंजन के 2 टेम्परेचर यहाँ पे दे दिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो बोल रहे हैं कि उस इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करें जो इन 2 टेम्परेचर पे जो है वो ऑपरेट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो है वो एनर्जी के बजाय, हीट एनर्जी के बजाय वो टेम्परेचर अगर आपके पास गिवन हो, टेम्परेचर दे दे सिस्टम के, इंजन के टेम्परेचर दे दे और बोला कि अब जो है वो उस इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करें जिसके जो है वो हॉट बॉडी का टेम्परेचर और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर ये है, मतलब दोनों के टेम्परेचर दे दिए और एफिशिएंसी फाइंड करनी है। सिंपल आप टेम्परेचर का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है 1 - T2/T1। तो बहुत आसान सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, चलते हैं इसको सॉल्व करने। देख लीजिएगा बेटा, इसका पहले हम बनाने जा रहे हैं डाटा। तो डाटा की हमने हेडिंग डालनी है और जो फाइंड करना है वो यहाँ लिख देंगे। पहले तो जो गिवन है, ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपके पास कौन सा टेम्परेचर गिवन है, कोल्ड बॉडी का, ठीक है, जिसको हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लो टेम्परेचर होता है, जो कम टेम्परेचर होगा वो किसका टेम्परेचर होगा, कोल्ड बॉडी का, उसको T2 से, और हॉट बॉडी के टेम्परेचर को T1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो
कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और जो है वो T1 हॉट बॉडी का टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फाइंड क्या करनी है, एफिशिएंसी। अच्छा, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आपको पता है इसके अंदर करते क्या है, 25 प्लस 273 ऐड करा देंगे तो आपके पास T2 जो है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 273 प्लस 25 तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा 298 केल्विन। इसी तरह 300 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करा देंगे तो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 573 केल्विन, सही है। तो ये आपके पास T1 आ गया। तो T1 और T2 दोनों को आप देख सकते हैं आपने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आके डाटा आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे बेटे, और जो फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख देंगे। भाई हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, सही है। तो एफिशिएंसी फाइंड करने जा रहे हैं एक ऐसे इंजन की जिसका जो है वो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमने 273 इसके अंदर ऐड करा दिया, ठीक है। तो आपके पास ये 298 केल्विन आ गया, ठीक है। इसी तरह 300 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, तो उसको अपने केल्विन में 573 केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद टेम्परेचर आपके पास हॉट बॉडी का क्या हो गया, 573 केल्विन। तो अगर एक ऐसा हीट रिजर्वायर, एक ऐसा इंजन जो कि दो टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी के दो टेम्परेचर है, तो उस इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, उसके लिए हम ये फॉर्मूला सिंपल यूज करेंगे और यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है भाई। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T2 आपके पास कितना है बेटा, 298, और T1 जो है हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है 573 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी 48, और आपको पता है हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट आ गया इसका परसेंटेज। तो इसका मतलब अगर एक ऐसा इंजन, एक ऐसा हीट इंजन जिसका टेम्परेचर जो है वो दो टेम्परेचर पे 25 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट कर रहा है, तो उस सिस्टम की जो एफिशिएंसी होगी, ठीक है, उस इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी बेटा, 48%। यहाँ तक अगर न्यूमेरिकल भी होगा आप लोगों का, ये न्यूमेरिकल भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल पे इस चैप्टर की, और लास्ट न्यूमेरिकल है 11.11, ठीक है। तो हेडिंग डाल दी गई 11.11 की, तो 11.11 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया, जल्दी से कॉपी करें, फिर हम 11.11 स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा बेटा, तो 11.11 की बेटा हेडिंग डालती नहीं है, पेज नंबर 39, ठीक है। और 11.11 की मैंने कुछ कंडीशन यहाँ पे बना दी हैं, लेकिन आप लोगों को पहले मैं न्यूमेरिकल समझाता हूँ, फिर ये कंडीशन की तरफ आते हैं। हम कंडीशन ये क्यों बनाई है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल 11.11 जरा देखिएगा, इससे पहले 11.9 और 10 में आई होप आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं रही होगी, ठीक है। तो वो दोनों हमने सॉल्व कर लिए। 11.10 भी आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। चलते हैं 11.11 की तरफ। 11.11 में कह रहा है ये द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। एक कार्नोट इंजन है जिसका लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है वो है कितना, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसकी एफिशिएंसी है 40%। कह रहा है कि इट इज डिजायर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 50%। अब कह रहा है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 40% से बढ़ा के 50% तक लेके आनी है। तो अब ये बताएं कि बाय हाउ मच डिग्रीज ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर भी इंक्रीज, मतलब कितनी डिग्री से हॉट रिजर्वायर ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। हॉट रिजर्वायर ऑफ टेम्परेचर जो है वो कितनी डिग्री से इंक्रीज होगा, ये आपने यहाँ पे फाइंड करके बताना है, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि एक जो है कार्नोट इंजन जिसकी एफिशिएंसी जो है वो इनिशियल स्टेट पे कितनी है भाई, एफिशिएंसी है 40%, सही है। और कार्नोट इंजन का जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, T2, वो कितना है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो एक इंजन में आपको पता है एक जो है वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, ठीक है। तो इंजन है, ठीक है, इसके जो है वो एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होगा जिसको हम क्या कहते हैं, हॉट बॉडी, और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है जिसको हम कहते हैं कोल्ड बॉडी। और हॉट बॉडी के टेम्परेचर को T1 और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। वो बोल रहा है कि एक कार्नोट इंजन है जिसमें लो टेम्परेचर रिजर्वायर उसका 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एफिशिएंसी जो है बेटा वो 40% है। अब वो बोल रहा है कि एफिशिएंसी को 40% से
बढ़ा के किस पे लेके आना है, 50% पे। एफिशिएंसी को 40% से बढ़ा के 50% पे लेके आने हैं। तो ये बताएं कि हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है, मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कितनी डिग्री से इंक्रीज होगा। मतलब इनिशियल स्टेट पे भी आपको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर नहीं बताया हुआ, ठीक है। इसी तरह फाइनल स्टेट पे भी आपको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर नहीं बताया हुआ। वो बोल रहा है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो है कितनी डिग्री से इंक्रीज होगा, सही है। और लो टेम्परेचर रिजर्वायर की कोई बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर तो सेम रहेगा। इंजन की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, 40% से बढ़ा के 50% कर रहे हैं, लेकिन लो टेम्परेचर रिजर्वायर T2 जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। बस ये बता दें हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कितनी डिग्री से इंक्रीज होगा। अब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये भी T1 है और ये भी T1 है, तो बेटा ये है इसकी इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट पे जो एफिशिएंसी है उसको ईटा आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और फाइनल स्टेट की जो एफिशिएंसी है उसको ईटा एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट है ये इंजन की, जब एफिशिएंसी 40% है, तो इनिशियल स्टेट पे जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है इसके टेम्परेचर को हम TF से रिप्रेजेंट कर देंगे, T1F, ठीक है। क्योंकि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है बेटा, T1। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर मतलब हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर का सिंबल होता है T1। तो इनिशियल स्टेट पे क्या हो जाएगा, T1F। और जब एफिशिएंसी 40% से बढ़ के 50% हो गई तो फाइनल स्टेट पे इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे, सॉरी इनिशियल स्टेट पे नाम देंगे बेटे T1I का, और फाइनल स्टेट पे T1F का। तो आपको T1I और T1F दोनों ही नहीं पता, ठीक है। देखें, हॉट बॉडी का टेम्परेचर नहीं पता, लेकिन कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर है लो टेम्परेचर रिजर्वायर में कोई चेंज नहीं आ रहा। इनिशियल स्टेट पे बता दिया 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल स्टेट पे भी वही रहेगा। एफिशिएंसी पहले 40% थी, बढ़ के 50% हो गई। तो बोल रहा है कि हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर जो है वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो है उसमें कितनी डिग्री में चेंज आएगा, ठीक है, उसमें चेंज कितनी डिग्रीज जो है वो चेंज आएगा। अब आपको हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर जो है, जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, ठीक है, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो बोल रहा है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में जो चेंज आएगा ना वो चेंज फाइंड करना है। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में जो चेंज आएगा उसके लिए आपने यहाँ पे डेल्टा का साइन यूज किया, मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में जो चेंज आएगा उसको यहाँ पे आपने डेल्टा T1 से रिप्रेजेंट कर दिया। आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डेल्टा T1। T1 क्या है, क्या करना है, फाइंड करना है। तो T1 जो है वो किसका सिंबल है आपके पास, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का, हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसका सिंबल होता है T1। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हॉट बॉडी का टेम्परेचर है T1। इसमें जो भी चेंज आ रहा है, ठीक है, इसमें जो भी चेंज आ रहा है, कह रहे हैं ना हाउ मच डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ हाई रिजर्वायर भी इंक्रीज, ठीक है। तो कितनी डिग्री से जो है वो इंक्रीज होगा टेम्परेचर, ठीक है, कितनी डिग्री चेंज आएगा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में, तो वो फाइंड करना है। तो आपने बोला भाई हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का सिंबल होता है T1, इसमें कितनी डिग्री चेंज आएगा, तो चेंज के लिए आपने डेल्टा का सिंबल यूज किया, मतलब डेल्टा T1 यहाँ पे आपने फाइंड करना है। तो आपने बोला हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है T1, तो इनिशियल स्टेट पे इसको बोल दिया T1I, और जब एफिशिएंसी बढ़ के 50% हो गई तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जब एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपने हॉट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना होगा। देखें, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर तो वो सेम है, लेकिन हॉट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना होगा। तो इनिशियल स्टेट पे जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर उसको आपने T1I का नाम दे दिया, और फाइनल स्टेट पे जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो है उसको आपने T1F का नाम दे दिया। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का क्योंकि सिंबल ही T1 है, सही है, इस वजह से इनिशियल स्टेट पे T1I और फाइनल स्टेट पे T1F का नाम दे दिया। तो अब आपको यहाँ पे डेल्टा T1 फाइंड करना है, ठीक है। अब डेल्टा T1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा T1 फाइंड करने के लिए T1F में से माइनस कर देंगे T1I को, सही है। तो T1F में से अगर आप T1I को माइनस कर दें, T1F में से T1I को माइनस कर दें, तो आपके पास चेंज आ जाएगा कि कितनी डिग्री से आप जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कितनी डिग्री से इंक्रीज कर रहे हैं, हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितनी डिग्री से इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे एफिशिएंसी 40% से बढ़ के 50% हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ना तो आपके पास T1I है, ना तो आपके पास T1F है, और फाइंड आपने करना है डेल्टा T1, मतलब कितनी डिग्री से आप बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को, कितनी डिग्री चेंज आएगा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे तीनों चीजें फाइंड करनी है, T1I, T1F,
सही है, सॉरी T1i, T1f और डेल्टा T1, ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। पहले T1i फाइंड करेंगे, फिर T1f फाइंड करेंगे, फिर जैसे ये दोनों आ जाएंगे तो दोनों के डिफरेंस से आपको डेल्टा T1 मिल जाएगा। तो हिंट डाल दीजिएगा बेटा डेटा की, पहले हम बनाने जा रहे हैं डेटा, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। डेटा में जरा देख लीजिएगा क्या क्या गिवन है आपके पास। डेटा में आपके पास T2 गिवन है, ठीक है, कितना है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ईटा आई 40%, ईटा एफ जो है वो आपके पास कितना है 50%। और फाइंड क्या करना है, एक्चुअली डेल्टा T1 फाइंड करना है। डेल्टा T1 फाइंड करना है क्योंकि डेल्टा T1 फाइंड करने के लिए T1f और T1i जो है वो पहले फाइंड करना होगा, तो इस वजह से T1i और T1f पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद डेल्टा T1 फाइंड कर लेंगे। लेकिन फाइंड एक्चुअली न्यूमेरिकल है क्योंकि डेल्टा T1 आपको चाहिए, इस वजह से अपने डाटा में भी सिर्फ डेल्टा T1 का जिक्र किया। वो ऑल्दो आपको पता है कि डेल्टा T1 फाइंड होगा कैसे, T1f में से T1i को माइनस करके, और दोनों पहले ये फाइंड आपको करने पड़ेंगे। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में इसको कैल्विन में कन्वर्ट कर दें तो 7 + 273 आपके पास आ जाएगा 280 केल्विन। सही है भाई, ये आपके पास T2 आ गया। सही है, T2 चेंज नहीं होगा, T2 सेम रहेगा। डाटा आपने कंप्लीट कर लिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कंडीशन में इसकी समझ में आ गई होगी कि T1f और T1i जो हम फाइंड करने जा रहे हैं तो क्यों फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर में जो चेंज आ रहे हैं ना वो आप यहाँ पे बेसिकली फाइंड करना है। उसके लिए इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो चलते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन बेटा देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो फाइंड करना है लिख देंगे। पहले हम फाइंड कर लेते हैं T1f। ठीक है, तो T1f में से T1i को माइनस करना, तो T1f पहले फाइंड कर लेते हैं। T1f कैसे फाइंड होगा जरा देख लीजिएगा कि फॉर्मूला जो है वो एफिशिएंसी का हम यूज करेंगे टेम्परेचर का, कि ईटा इक्वल्स टू 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला आपने यूज किया इसको। अब फाइनल स्टेट T1f फाइंड करना है ना। T1f क्या है, फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट का टेम्परेचर है, फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग बना लेंगे। फाइनल स्टेट पे एफिशिएंसी कितनी है, पहले इसको बना लेंगे फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ईटा एफ 1 - T2/T1f मल्टीप्लाई बाय 100। पहले फॉर्मूला आपने जो है वो फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। वैल्यूज पुट कर देते हैं कि एफिशिएंसी आपके पास कितनी है बेटा, 50 है फाइनल स्टेट पे। 50 1 - T2 आपके पास कितना है बेटा, 280, और T1f एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो जब 50 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1 - 280/T1f, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.5 इक्वल्स टू 1 - 280/T1f। ये पूरा फ्रैक्शन यहाँ पे नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 0.5 पॉजिटिव है, दूसरी तरफ इसको नेगेटिव कर देंगे, मतलब 280/T1f इक्वल्स टू 1 - 0.5। 0.5 उधर जाके नेगेटिव, पूरा फ्रैक्शन इधर आके पॉजिटिव हो गया। 1 में से 0.5 को माइनस करें, 280 डिवाइड बाई T1f, 1 - 0.5 0.5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, T1f ऊपर चला जाएगा, 0.5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास T1f आ जाएगा। सही है, देख लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 280 एज इट इज, 0.5 नीचे आ जाएगा, राइट साइड पे T1f चला जाएगा। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, T1f नीचे डिवाइड हो रहा, ऊपर चला गया, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही, नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, अब 280 को 0.5 से आप कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो देख लीजिएगा बेटा, 280 डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर आ जाएगा 560। ठीक है बेटा, तो T1f हमने फाइंड कर लिया, आंसर आ रहा है 560। तो पलट के लिख देंगे T1f 560, यूनिट क्या है, केल्विन। T1f हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलेंगे, T1f हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब डेल्टा T1 चाहिए, तो T1f फाइंड कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, T1i। बिल्कुल इसी प्रोसेस से T1i फाइंड करेंगे, और यहाँ पे दोनों के डिफरेंस से डेल्टा T1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा T1i फाइंड करने। यहाँ तक कॉपी नहीं किया तो जल्दी से इसको कर लें कॉपी। तो T1
आई की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलें इसको कॉपी आप लोगों ने कर लिया होगा यो। तो T1F आपने फाइंड कर लिया, अब T1I हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो जो फाइंड करना है यहाँ पे लिख देंगे, फॉर T1I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। T1I के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे बेटा वही एफिशिएंसी का है फॉर्मूला, लेकिन अब इसको T1I के अकॉर्डिंग, T1F के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये अरेंज किया हुआ। अब इसको इनिशियल स्टेट के अकॉर्डिंग T1I के अकॉर्डिंग जब अरेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जरा देखिएगा कि ईटा आई इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1I मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला है। यहाँ पे फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया, यहाँ पे इसको इनिशियल स्टेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। वैल्यू स्पोर्ट करते हैं, ईटा आई जो है वो आपके पास कितना है बेटा 40%, यहाँ पे आ जाएगा 40। 1 माइनस T2 आपके पास कितना है बेटा 280, और T1I फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 40 से। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1 माइनस 280 अपॉन T1I। सही है भाई, ब्रैकेट यहाँ से रिमूव भी कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा बेटा 0.4। 40 डिवाइड बाय 100 आंसर आ जाएगा 0.4। 1 माइनस 280 डिवाइड बाई T1I। इस फ्रैक्शन को दूसरी तरफ भेज दें, 0.4 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो 220 अपॉन T1I इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, राइट साइड पे 1 है, ये 0.4 उधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 280 डिवाइड बाई T1I इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 0.6। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो T1I बेटा नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई, वैल्यू मल्टीप्लाई और ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। तो 280 डिवाइड बाय 0.6 बराबर है T1I की, दोनों को डिवाइड कर दें तो T1I आपके पास आ जाएगा। सही, अब T1I कितना है डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा। तो 280 को हमने डिवाइड करना है 0.6 से, तो आंसर आ रहा है 466.666, राउंड ऑफ करके 466.67 ले लेंगे। ठीक है, और यूनिट क्या है बेटा केल्विन। तो यहां तक आगे आपने T1I भी कैलकुलेट कर लिया। आपने देखा पहले आपने T1F फाइंड किया, ठीक है, फाइनल स्टेट के जो है वो टेम्परेचर, हाई रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है वो आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, और इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर भी फाइंड कर लिया हाई रिजर्वायर का, मतलब इनिशियल स्टेट पे जो हाई रिजर्वायर का टेम्परेचर था इंजन के वो आपने फाइंड कर लिया। फाइनल स्टेट पे जब एफिशिएंसी 50% थी वो आप फाइंड कर चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए, चेंज चाहिए, हाई रिजर्वायर में कितनी डिग्री में चेंज आया, कितनी डिग्री का चेंज आया, वो चेंज आपको फाइंड करना है। कितने डिग्री से जो है वो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया था, फाइनल स्टेट का टेम्परेचर भी आया हुआ है, इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर भी आया, दोनों के डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे। देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पे जो फाइंड करना है लिख देते हैं कि फॉर डेल्टा T1, ठीक है, चेंज इन हाई रिजर्वायर कितना है फाइंड कर लेते हैं बेटा। डेल्टा T1 का फॉर्मूला क्या है, T1F माइनस T1I। वैल्यूज पुट करते हैं तो डेल्टा T1 मिल जाएगा हमें। T1F आपके पास कितना है बेटा, आप देख सकते हैं 560। T1I जो है वो आपके पास 466.67। दोनों को माइनस करा दें तो क्या मिलेगा बेटा, हमें मिल जाएगा चेंज इन हाई रिजर्वायर टेम्परेचर। ठीक है, कितना है माइनस करा देते हैं तो 560 माइनस 466.67 93.33 93.33 केल्विन। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपको जो है वो आंसर मिल गया जो आपको रिक्वायर्ड था। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या था, कंडीशन क्या थी कि भाई अगर हर रिजर्वायर के टेम्परेचर को हम कितनी डिग्री से इंक्रीज करें जो एफिशिएंसी 40% से बढ़ के इंजन की क्या हो जाए 50%, तो आपको आंसर मिल गया 93.33
केल्विन में, ठीक है। और आपको पता है क्योंकि ये चेंज है, ठीक है, तो टेम्परेचर का चेंज है, तो केल्विन में जो आंसर है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड का भी आंसर वही होता है। तो इसका मतलब 93.33 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, हाई रिजर्वायर का टेम्परेचर 93.33 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाएंगे, तो सिस्टम की एनर्जी सिस्टम की जो एफिशिएंसी 40% है वो बढ़ के क्या हो जाएगी बेटा 50%। अगर उसका लो रिजर्वायर का टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ठीक है, तो आपने हायर रिजर्वायर ऑफ टेम्परेचर को 93.33 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना होगा, जब भी उसकी एफिशिएंसी 40% से इंक्रीज होगी क्या हो जाएगी 50%। ठीक है बेटे, अब इसको जल्दी से कर लें, इसको कॉपी करने के बाद जो है बस यहाँ पे हो जाएगा ये चैप्टर एंड, क्लास को यहाँ पे करेंगे एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते जो है अगर आप लोगों ने लेक्चर लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, तो उसको ज़रूर लाजमी लाइक करें, फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करें, ठीक है। और चैनल अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।